अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज स्प्लीन और उसके बाद हिपैटोपिलरी सिस्टम डिस्कस करना है। स्प्लीन जो है ना वो आसान है और इतनी कोई ज्यादा चीजें हैं नहीं इस चैप्टर में जो याद करने वाली हैं। एक से दो चीजें हैं ज्यादा। स्प्लीनेक्टमी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। स्प्लीनेक्टमी के अलावा अगर देखा जाए तो इसमें एक्सेसरी स्प्लीन आपको बताना चाहिए कि जो एक्सेसरी स्प्लीन है ना वो सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये हाइलम ऑफ स्प्लीन के साथ प्रेजेंट हो सकती हैं, पैंक्रियास की टेल के पीछे हो सकती हैं, या स्प्लीनिक जो लिगामेंट्स होते हैं जो उसको स्टमक के साथ या उसको किडनी के साथ अटैच कर होते हैं लिगामेंट्स में हो सकती हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इनकी? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आपको किसी पर्सन ने किसी डिजीज की वजह से स्प्लीन रिमूव करनी पड़ी है, लाइक बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है ना जिनमें हिमोलिटिक एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया, और उस वजह से क्या होता है कि स्प्लीन में आके सेल्स जो है वो ब्रेक डाउन उनकी होती रहती है, तो पर्सन जो है वो एनीमिया की तरफ चला जाता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना डिटेल में ब्लड में। तो उस केस में हमें स्प्लीन रिमूव करनी पड़ती है। अब अगर उस पर्सन में एक स्प्लीन तो आपने जो मेजर थी वो रिमूव कर दी, अगर उस पर्सन में एसेसरी स्प्लीन मौजूद थी तो आपको जरूरी है कि आप वो भी रिमूव करें। अगर आपने वो वाली छोड़ दी, चाहे अभी वो छोटी है, उनका साइज छोटा है, तब भी अगर आप उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि फिर ये होगा कि वो वक्त के साथ साथ जब उनकी फंक्शनिंग ज्यादा होगी तो वो साइज उनका इंक्रीज कर जाएगा और दोबारा से डिजीज के सारे साइन सिम्टम वापस आ जाएंगे, परसिस्ट करेंगे सिम्टम्स। ठीक है, इसीलिए वो वाली डिजीज जिसमें हिमोलिसिस हो रहा है, जिसमें सेल्स का ब्रेकडाउन हो रहा है, उनमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है वो सारी स्प्लीन्स को रिमूव करें। अब कुछ डिजीजेज हैं जिनमें लाइक अगर स्प्लीन का ट्रोमा हो गया या स्प्लीन में कोई एब्सिस बन गई है, इन कंडीशन में असेसरी स्प्लीन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये मौजूद रहें, क्योंकि अब हमारी जो मेन स्प्लीन है वो ट्रोमा की वजह से या एब्सिस की वजह से वो तो लॉस हो गया उसका, लेकिन ये जो स्प्लीन है दूसरी एसेसरी स्प्लीन है, ये जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती रहेंगी, जिसकी वजह से इम्यून फंक्शन जो भी स्प्लीन का होता है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। हाइपरसिप्लिनिज्म एक सिंड्रोम होता है, पूरा सिंड्रोम हम कहते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेस को। अब इसमें क्या चीज है, एक तो इसमें स्प्लीन इनलार्ज हो जाती है, दूसरा इसमें अब जैसे स्प्लीन इनलार्ज होती है तो डिफरेंट सेल्स की ब्रेकडाउन करती है, जिसकी वजह से डिफरेंट सेल लाइन्स की डेफिशिएंसी हो रहती है, लाइक आरबीसी की डेफिशिएंसी तो उसको एनीमिया कहेंगे, डब्ल्यूबीसी की डेफिशिएंसी ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, अब जैसे ये सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो बोन मैरो है वो ज्यादा से ज्यादा सेल्स बनाएगी, जिसकी वजह से बोन मैरो का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। तो ये दो से तीन डिजीज एक साथ आ रही है तो उसको कहेंगे हाइपरसिप्लिनिज्म। ठीक है, अच्छा, इसका भी ट्रीटमेंट ये है कि आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। स्प्लीनेक्टमी, मैंने कहा कि इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर देखा जाए तो स्प्लीनेक्टमी है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और इसको आपने अच्छे से याद करना है। इंडिकेशंस की बात करें तो हर सर्जरी के हमें इंडिकेशंस पता होनी चाहिए कि ऐसा क्या होगा कि हमें पेशेंट का स्प्लीन रिमूव करना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें आ जाता है ट्रोमा, कि अगर कोई ट्रोमा हुआ है, लाइक अगर स्प्लीन की, अब स्प्लीन को ट्रोमा कब होगा? जब एब्डोमन का ट्रोमा होगा, लाइक एब्डोमन की ब्लंट इंजरी हुई है या कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी थी या लोअर चेस्ट में कोई इंजरी थी जिसकी वजह से स्प्लीन का ट्रोमा हो गया। अब उस केस में आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रोमा के अलावा बाजुकात आर्ट्रोजेनिक इंजरीज भी हो सकती हैं कि आप फंडोप्लिकेशन करते हैं। फंडोप्लिकेशन हमने कब पढ़ी थी? जब हमने इसोफिगस को डिस्कस किया था, उसमें हमने गर्ड पढ़ा था कि गर्ड में क्या हो रहा है कि जो एसिडिटी है वो, मतलब जो एसिडिक फूड है वो सारा वापस जा रहा है, उसका रिफ्लक्स हो रहा है इसोफिगस में, तो उसको रोकने के लिए वहां पर क्या करते थे? फंडोप्लिकेशन करते थे। अब इस तरह की कोई सर्जरी परफॉर्म की जा रही है तो क्योंकि स्टमक के साथ ही तो पीछे जो स्प्लीन पड़ी होती है तो उसको भी डैमेज हो सकता है, या आप कोई हर्निया रिपेयर कर रहे थे या कोलेक्टमी कर रहे थे, तो इस तरह से आर्ट्रोजेनिक यानी कि मेडिकल प्रोसीजर की वजह से भी स्प्लीन को ट्रोमा हो सकता है। ये तो था ट्रोमेटिक। उसके बाद आरबीसी डिसऑर्डर, हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि किसी आरबीसी डिसऑर्डर में जैसे हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस है, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में जो आरबीसीज होते हैं उनकी शेप जो होती है वो इस तरह की होती है कि वो फ्लेक्सिबल नहीं रहते, तो जैसे ही वो स्प्लीन में जाते हैं तो वो उनका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। सिकल सेल डिजीज में भी, थैलेसीमिया में भी, तो इन केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ती है। प्लेटलेट की बात करें तो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपरा, ये दोनों प्लेटलेट डिसऑर्डर है। इनमें भी सेल्स का ब्रेकडाउन स्प्लीन में हो रहा होता है, तो हमें स्प्लीन जो है उसको रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि स्प्लीन जो है ना उसकी वजह से जो सेल्स है ना उनकी शेप खराब हो रही होती है। स्प्लीन ऐसी एंटीबॉडीज बना रही होती है। ये सब आप लोगों ने मतलब डिटेल में पढ़ा हुआ है, अभी इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग नाम याद करते जाए। अच्छा, हमने आरबीसी का भी देख लिया, प्लेटलेट का भी देख लिया। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी लिम्फोमा, होजकिन डिजीज, माइलोफाइब्रोसिस, ये सारे जितने भी कैंसर्स हैं इनके केस में भी हमें स्प्लीन रिमूव करनी पड़ती है। अब कुछ मिसलेनियस कॉजेज हैं, लाइक अगर स्प्लीन में एब्सिस बन गई, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, हाइड्रेटेड सिस्ट बन गया, तो इन केसेस में भी हमें स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी। तो अगर आप मेन मेन हेडिंग्स याद रखें, लाइक आप ट्रोमा याद रखें, उसके अंदर सब हेडिंग्स आप खुद बना सकते हो। आरबीसी डिसऑर्डर, प्लेटलेट डिसऑर्डर, डब्ल्यूबीसी डिसऑर्डर, एंड पे मिसलेनियस आ जाता है।
प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, अब आपको इंडिकेशन मिल गई, आपके पास कोई पेशेंट आया और अब आपको लगा कि इसमें आपको स्प्लीनेक्टमी करनी है, तो आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है? सबसे पहले आप उसकी कोएगुलेशन प्रोफाइल चेक करोगे, आप उसका जो है वो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए उसको प्रोफाइलेक्सिस दे देना है, उसको एंटीबायोटिक्स देनी है और वैक्सीनेशन देनी है। अब स्प्लीन का अगर किसी को फंक्शन पता है ना, तब उसे समझ आ सकती है कि हम उसको एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो स्प्लीन है ना उसका काम ये होता है कि वो हमें हमें इम्यून फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में करती है, यानी कि हमें बहुत सारे बैक्टीरिया से बचाती है, बहुत सारे पैथोजन से बचाती है। तो हम स्प्लीन रिमूव करने लगे हैं तो हम जो है उस जिस पर्सन ने हमने स्प्लीन रिमूव किया वो पर्सन ससेप्टेबल हो गया बहुत सारे डिजीज के लिए, स्पेशली जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका चांस बहुत ज्यादा, उनके इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम पेशेंट को स्प्लीन रिमूव करने से पहले ही हम एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं, हम उसको वैक्सीनेशन भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर उसने पैराग्राफ में यही चीजें बताई हुई है कि जब भी आपने स्प्लीनेक्टमी प्लान करनी है तो आपने क्या करना है, 2 वीक्स बिफोर सर्जरी आपने वैक्सीनेशन कर देनी है उस पर्सन की, 2 वीक्स बिफोर सर्जरी आपने वैक्सीनेशन कर देनी है और इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशन करनी है, ठीक है। इनमें नाम उसने बता दिए, एच इन्फ्लुएंजा आ जाता है, न्यूमोकोकस आ जाता है, मेनिंजोकोकस आ जाता है, तो ये सारे बैक्टीरिया जो है इनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन कर देनी है। उसमें पॉलीवेलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन आती है, मेनिंजोकोकल वैक्सीन आती है और एच इन्फ्लुएंजा की टाइप बी वैक्सीन आती है, ठीक है। अच्छा, ये तो 2 वीक्स बिफोर सर्जरी हम वैक्सीनेशन तब कर सकते हैं अगर हम जो सर्जरी है वो प्लान सर्जरी करने लगे, जिसको इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी कहते हैं, कि पहले से पता होता है कि इस पर्सन की स्प्लीनेक्टमी होगी, तो तब हम उसको 2 वीक्स बिफोर सर्जरी दूसरा एंटीबायोटिक्स वगैरह और वैक्सीनेशन कर देंगे। लेकिन बाजुकात हमें इमरजेंसी में स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ सकती है, लाइक हमारे पास अगर ब्लंट ट्रोमा का पेशेंट आएगा तो वो सर्जरी उसकी हमें फौरन से करनी पड़ेगी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि पहले 2 हफ्ते इसको वैक्सीनेशन के लिए लगाओ उसके बाद सर्जरी, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो उसको कहते हैं इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी। उस केस में आप क्या करोगे कि फौरन से ऑपरेशन कर दोगे, लेकिन उसके बाद जो है वो आप एज सुन एज पॉसिबल आप उस पर्सन को जो है वो वैक्सीनेशन दोगे, ठीक है। अच्छा,